नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं विषय विज्ञान की चर्चा निरंतर कर रहे हैं। हमारा जो अध्याय भी चल रहा है 5वां, जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकार की। बहुत ही सरल चैप्टर है ये। इससे पूर्व भी आपने 4वीं चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। अध्याय 5 जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पुनः एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। पादप जिसके प्रमुख 2 भाग हैं, मूल तंत्र, मूल या जड़ जो जमीन के अंदर होती है, आपने अच्छे से कल नोट्स और वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। दूसरी बात हम करेंगे प्ररोह तंत्र की, जिसमें तना, पत्ती, फल, फूल, शाखाएं सम्मिलित हैं, जिसमें तने के बारे में आपने वर्णन कर लिया था। यानी कि 2 बातें जो हैं, जड़ और तना, इन दोनों को अच्छे से आपने समझ लिया है। इनके क्या प्रकार हैं, मूल तने के क्या कार्य हैं, किस प्रकार ये कार्य करती हैं, इनका रूपांतरण किस किस रूप में होता है, और रूपांतरण के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया है कि बड़े बड़े कंपटीशन जो होते हैं उसमें इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे पत्ती और पुष्प की। फूल यानी कि पुष्प, जिसमें 2 चीजें हैं, इसके बाद और आएगी। तो आज हम सिर्फ पत्ती की यहाँ संरचना को देखेंगे। बड़े ध्यान से देखना आप लोग। पत्ती जितनी सरल कोमल रूप में आपको दिखाई देती है, लेकिन इस पत्ती के बारे में हम यहाँ पर कितने पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, बड़े आराम से देखें। और अच्छी चीजें हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको यहाँ बताया जाएगा। पत्ती लीफ जिसे कहते हैं। तो आपने विभिन्न प्रकार के छोटे और बड़े पादप और वृक्ष जो हैं, इनकी पत्तियों को बिल्कुल नजदीक से आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर आप देखें किस प्रकार से पत्तियों का क्रम जमा होता है। पत्तियां पार्श्वीय, एक के बाद एक क्रम में चपटी होती हैं, जो तने व शाखाओं पर लगी होती है, जिनका रंग हरा आपने देखा है। और बहुत ही नजदीक से अगर नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर आपको इस पत्तियों को देखना है। शाखाओं पर लगी पार्श्वीय चपटी जो पत्तियां हैं, इसका प्रमुख कार्य जो है वो है भोजन निर्माण करना। कक्षा 6 से आप पढ़ रहे हैं कि पत्तियों का कार्य है भोजन निर्माण करना पादपों में, और पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सामान्य से पत्ती के बारे में आपने देखा, और इसका छोटा सा डायग्राम जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अच्छे से देख लें इसको। ये तना या शाखा है, जिस पर इसका छोटा सा जो भाग है, जिस पर पत्ती लगी होती है, और इसके दोनों ओर छोटी छोटी जो कक्षीय कलिकाएं होती है। कभी बिल्कुल नजदीक से आप देखना किसी शाखा को तोड़कर, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। इसके बाद इसका ये मुख्य जो भाग है, जो चौड़ा भाग नजर आ रहा है, जिसे हम स्तरिका कहते हैं, और तने के साथ में जो छोटा जो भाग होता है, जो छोटी पत्ती का आकार होता है, उसे अनुपर्ण कहते हैं। यहाँ पर 2 कक्षीय कलिकाएं होती हैं, और शाखा से पत्ती जहाँ जुड़ी होती है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। बिल्कुल नजदीक से आप इसी पत्ती को देखें तो यहाँ पर एक मुख्य ऐसी बीच में जो है आपको लाइन नजर आएगी, सीरा। इसके बाद इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी सीराएं और सीरिकाएं आपको नजर आएगी, और कभी कभी बिल्कुल आप नजदीक देखें इस प्रकार से एकांतर में भी आपको नजर आएगी, यानी कि पूरी जाली बन जाती है। यानी कि पत्ती की संरचना को अगर देखें तो पहले सिंपल हमने बात की है कि यह शाखा तनों पर लगी रहती है, जो चपटे क्रम में होती है, और इसका मुख्य कार्य भोजन निर्माण करना है। पत्ती की संरचना को अगर देखें तो इसके प्रमुख भाग जो हैं, ये स्तरिका, अनुपर्ण, कक्षीय कलिका, पर्णवृंत, पर्णाधार। तो पर्णाधार से पत्ती जो है शाखा या तने से जुड़ी होती है। स्तरिका जो इसका भाग है वो हरे रंग का चौड़ा फैला हुआ भाग होता है। पर्णवृंत जिससे पत्ती मुख्य शाखा या तने से जुड़ी होती है,
इसके बिल्कुल किनारे पे दो छोटी छोटी पत्तीनुमा संरचना, इसे हम अनुपर्ण कहते हैं, और साथ में कक्षीय कलिका होती है। तो ये तो है पत्ती की सामान्य सी संरचना। इसके जस्ट बाद में आप देखें पत्ती के प्रमुख भाग, जैसे मैंने आपको बता दिया, पर्णधार। पर्णधार वह संरचना है जिससे पत्ती जो है मुख्य शाखा से जुड़ी होती है। पर्णवृंत, मुख्य शाखा से आगे का जो भाग है पर्णवृंत, और स्तरी का जो बिल्कुल ही फैला हुआ है। इस प्रकार से अगर देखें तो पत्ती की एक सामान्य सी संरचना बनती है। अब बात करेंगे शिरा विन्यास की। मैंने अभी आपको बता दिया सामान्य सी पत्ती में आप देखें तो शिरा विन्यास जो है वो दो प्रकार का होता है, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास जो होता है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, और समानांतर जो शिरा विन्यास होता है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक सामान्य छोटी सी पत्ती बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ। माना कि ये कोई सामान्य सी पत्ती है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बीज का जो मुख्य शिरा हो गई। अब आप देखें इस प्रकार से जो शिराओं का ये जाल होता है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था इस प्रकार से एकांतर क्रम में, जिससे क्या बन गई, जाली। अब यहाँ पर आप देखें समांतर का मतलब इस प्रकार से खड़ी जो लाइनें होती है दोनों में आप अंतर देख पा रहे हैं। तो समानांतर और जाली का यानी कि जालीनुमा संरचना बनती है। तो पत्ती आप बिल्कुल देखें द्विबीजपत्री एक बीजपत्री पादपों की, तो ये इस प्रकार से दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। समानांतर शिराएं यानी कि सीधी मुख्य जो शिरा होती है उसके बिल्कुल समानांतर चलेगी, और जालिका में समानांतर के साथ में आड़ी तिरछी भी शिरा विन्यास होती है। तो इस चित्र को देखें तो जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास को आप समझ जाएंगे। इसके बाद आता है शिरा विन्यास के बाद है पत्ती के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती के कितने प्रकार होते हैं। एक एक चीज को यहाँ क्लियर करके आप देख लें। तो पत्तियों के भी दो प्रकार हैं। पहला है सरल पत्ती, जैसा इसका नाम है, दूसरा है संयुक्त पत्ती। अब हम बात करेंगे सरल पत्ती किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी पत्तियां, जैसे कि छोटा सा ये भाग बना के रखा है मैंने, तो शाखाओं से जुड़ने के बाद पत्तियां कभी कभी कट जाती है। इसे कटे हुए भाग जो होते हैं, आपको मैंने कटाव करके दिखा रखा है, तो वो कटाव जो है मुख्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि ऐसी पत्तियां जिसके किनारे यानी कि जो कटाव होता है वो पत्ती की जो मुख्य शिरा है वहां तक नहीं पहुंचता है, यानी कि बीच में ही रुक जाता है, यानी कि सरल पत्ती हो गई। संयुक्त पत्ती में पत्ती का जो कटाव है वो मुख्य शिरा तक पहुंच जाता है। इसको आप देखें, ये मुख्य शिरा है और पत्ती का जो कटा हुआ भाग है वो मुख्य शिरा तक पहुंच जाता है। ऐसी पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब संयुक्त पत्ती जो है इसको पुनः दो भागों में बांटा है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार में क्या होता है, आप देखें यहाँ पर जो पत्तियों का लगने का क्रम है वो इस प्रकार देखें, ये इस प्रकार से आमने सामने बिल्कुल लगी होती है पिच्छाकार के रूप में। और हस्ताकार में अपने हाथ को देख लें, इस प्रकार से पूरा भाग फैला हुआ होता है, यानी कि पत्तियां जो होती हैं एक ही बिंदु से निकलती हैं, जिस प्रकार की संरचना को आप देख लें। तो ये है हस्ताकार यानी कि हाथ जैसा, पिच्छाकार यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई और आगे एकांतर क्रम में बढ़ती जाती है। तो पत्ती के प्रकार, सरल पत्ती, पत्तियों का जो कटाव होता है जो मुख्य शिरा तक नहीं पहुंचता है। संयुक्त पत्ती जिसका कटाव मुख्य शिरा तक पहुंच जाता है, और इसके दो प्रकार हैं, पिच्छाकार संयुक्त और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो ये पत्ती के प्रकार हो गए। अब बात करेंगे पर्ण विन्यास की। पर्ण का मतलब पत्ती ही होता है, विन्यास का मतलब होता है शाखा पर लगने का क्रम, यानी कि पत्तियां जो है किसी शाखा पर या किसी तने पर किस क्रम में लगी होती हैं, यानी कि पत्तियों का जो क्रम है, लगने का जो क्रम है, उसी को हम पर्ण विन्यास कहते हैं, यानी कि उनका क्रम किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। पहला है एकांतर क्रम। आप देख रहे हैं एकांतर में क्या होता है, माना कि शाखाएं हैं,
तो एक पत्ती यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है, पांचवी यहाँ, और इस प्रकार से एकांतर क्रम है। दूसरा है सम्मुख पत्ती। इसमें आप देख रहे हैं ये शाखा है, सम्मुख का मतलब दोनों आमने सामने। इस चित्र को देखो, यानी कि एक दूसरे के सामने सम्मुख। और चक्राकार का मतलब होता है चक्र। जैसे कि ये भाग है, इसमें आप देखें चक्र किस प्रकार से होता है, उसी चक्रीकरण में देख लिया। तो एकांतर शाखाओं पर लगने का जो क्रम है, एक के बाद एक एकांतर क्रम, सम्मुख एक दूसरे के सामने, और चक्राकार का मतलब होता है एक बिंदु इसके चारों ओर पत्तियां स्थिर होती हैं, चक्राकार। यानी कि पर्णविन्यास, यानी किसी शाखा पर या तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं, जिसके तीनों ही भाग मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब आता है पत्ती का रूपांतरण। और रूपांतरण में आपको मैंने बताया था जड़ का रूपांतरण, तने का रूपांतरण, इनमें से प्रश्न बनते ही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप पत्तियों के रूपांतरण। पहला है प्रतान के रूप में, यानी कि जो तना है वो प्रतान यानी दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। मटर जिसका उदाहरण है। पत्तियां कांटों के रूप में होती है, उदाहरण है कैक्टस। पत्तियां भोजन के रूप में उपयोग होता है, प्याज और लहसुन। आपने देखा होगा घड़े के आकार की होती हैं, जिसे हम कीटाहारी पादप कहते हैं, उदाहरण है घटपैली। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से इसको याद रखें। बड़े कंपटीशन में भी आता है और अभी अपने 11th में भी आ सकता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पत्ती की परिभाषा क्या होगी, पत्ती की संरचना के साथ साथ पत्ती के प्रमुख भाग कितने हैं, तो आंसर होगा 3। पर्णविन्यास शिरा विन्यास जो है 2 प्रकार के होते हैं, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। पत्ती के प्रकार कितने हैं, तो 2, सरल और संयुक्त पत्ती। पर्णविन्यास देखें तो ये 3 प्रकार के हैं, एकांतर, सम्मुख, चक्राकार। और पत्ती के रूपांतरण जो है वो ये 4 भागों में मैंने आपको बताए हैं। इस प्रकार से आज जड़, तना और पत्ती की संरचना को कंप्लीट आपने देखा। अब यहाँ पर पुष्प क्रम है, पुष्प जो होता है, अच्छे से देखें आप, चौथा जो पॉइंट आपके बुक में दे रखा है जिसे मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। पुष्प क्रम जो होता है, यानी कि पुष्प किसे कहते हैं, सबसे पहले इस आधे भाग को देखना है, पुष्प क्या होता है। तो पुष्प रूपांतरित प्ररोह है और पादप का एक जननांग वाला भाग है। अब पुष्प को अगर देखें तो हालांकि इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, उमंग और जायंत। ये पुष्प की संरचना है। लेकिन यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो है पुष्प क्रम, यानी कि पुष्प जो होते हैं वो शाखा पर इस प्रकार से लगे होते हैं। तो इसके लगने के जो क्रम के आधार पर होता है, पुष्प जो होते हैं ये 2 रूप में हमें बताए गए, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। तो असीमाक्षी, असीमाक्षी यानी कि असीमित, यानी कि लगातार सतत वृद्धि इनमें होती है और इनमें जो पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, यानी कि ये निरंतर अपनी वृद्धि करते रहते हैं। और ससीमाक्षी सीमित, यानी कि सीमित वृद्धि वाले इनमें जो पुष्प हैं वो तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। इससे भी मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से जो है असीमाक्षी और ससीमाक्षी का माना कि ये इस प्रकार से आप देखें पुष्प लगातार वृद्धि करते रहते हैं, जो सतत वृद्धि होती है। और ससीमाक्षी में क्या होता है आप देखेंगे, इस प्रकार से सीमित वृद्धि वाला जो प्लांट है, जो जिसमें सीमित वृद्धि होती है, तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं और ये अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। छोटे छोटे जो डायग्राम है जो आपके इस बुक में भी दे रखे हैं और नोट्स के रूप में भी मैंने आपको दे रखे हैं। तो एक अंतर आता है दोनों में, असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम में क्या अंतर है। तो ये अंतर वाला जो प्रश्न है इसे भी आपको निश्चित तौर पर करना है। और अंतर में लिखना क्या है, यही बात कि असीमाक्षी जो होते हैं इनमें वृद्धि सतत होती रहती है,
80 मार्क्स में सीमित वृद्धि होती है। 80 मार्क्स में पुष्प जो होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में होते हैं और 80 मार्क्स में पुष्प जो है तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं और दोनों के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं कि इसे कौन से पुष्प है। इस प्रकार से आप देखें तो पुष्प क्या होते हैं। रूपांतरित प्ररोह है एक पादप का जिसके 4 प्रमुख भाग है, पायंत्र, दलकुंड, उमंग और जायांग। उमंग और जायांग जो है वो जननांग भाग है, एक स्त्री केसर है, एक पुंकेसर जो नर जननांग है। इस प्रकार से अगर देखें तो आपके ये पुष्प जो किस क्रम में लगे होते हैं, पुष्प क्रम के लगने का जो क्रम है उसी के आधार पर इसके 2 रूप आपको यहाँ बताए गए हैं। तो आज जड़, तना और पत्ती और साथ में पुष्प क्रम का आपका ये अध्ययन कंप्लीट होता है। बहुत ही जो सरल जो चैप्टर है आपका ये पुष्पी पादपों की आकार की, इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और निरंतर अपना जो अध्ययन का कार्य है उसको जारी रखें। इसी प्रकार आपको और भी अगले जो क्रम में नोट्स और वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। निश्चित तौर पर इसका अध्ययन पूरा करें और अपने इस कार्य को सुचारू करें। धन्यवाद।